नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 में कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो सबसे पहले जल्दी से पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि इस पाठ में क्या है। यह एक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। वो रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाते हैं। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़का लड़की के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। आज भी लड़कियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता चारों ओर व्याप्त है। लेखक ने इस पर प्रहार करते हुए लड़कियों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षित होकर वह साहसी और आत्मविश्वासी बनती हैं। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाती हैं। लड़कियों को सजावट की वस्तु मानने वाले लोगों तथा दहेज के लोभियों को शिक्षित लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। समझ आ गया आपको क्या है पाठ में। अब ये पहला प्रश्न है। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। देखिए, राम स्वरूप कौन है? उमा के पिताजी। और गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी। ठीक है, दोनों ही ये लड़का लड़की के पिता हैं। तो ये अपने जमाने की तुलना आजकल के जमाने से करते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है? तो इसी का उत्तर है, यह सच है कि मनुष्य हमेशा अपने अतीत को याद करता है और उसी को सही बताता है, लेकिन समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ सोच विचार तथा दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। इसलिए बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है। हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है। आज पहले की अपेक्षा हर क्षेत्र में क्रांति आ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई हैं। लड़कियों ने पुरुषों के एकाधिकार को भी तोड़ दिया है। अब जमाना बदल गया है। जब जमाना बदलता है तो उसमें कई सुधार व बदलाव भी आते हैं। मनुष्य को समय के अनुसार चलना चाहिए और कभी भी अपने समय की तुलना वर्तमान समय से नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? देखिए, राम स्वरूप जो उमा के पिताजी हैं, राम स्वरूप आधुनिक समाज के एक सभ्य नागरिक हैं। वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के भविष्य के लिए रूढ़िवादी लड़के वालों के सामने झुकना पड़ रहा है। एक बेटी के पिता की यह मजबूरी को प्रकट करता है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे, इसलिए राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। यहाँ पर एक मजबूर बाप को दर्शाया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा था ना कि रामस्वरूप अ, जब रामस्वरूप के घर में लड़के वाले उनकी बेटी को देखने के लिए आते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी को लड़के वालों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। उसको बोलते हैं कि तुम दिखावा कर देना, थोड़ा गाकर सुना देना और अपनी शिक्षा को उनके सामने मत बताना। तो इस तरह के व्यवहार वो चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ये ठीक है? उत्तर है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से इस प्रकार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह सीधी सादी शांत रहने वाली कम पढ़ी लिखी लड़की की तरह लगे तथा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या निर्जीव वस्तु नहीं है। उसका भी हृदय होता है। लड़कों की तरह उसकी भी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं।
क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए इसका उत्तर है, हमारे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह की गरिमा को नहीं समझते। वह विवाह को व्यापार की तरह ही लेते हैं और विवाह का सौदा करते हैं। रामस्वरूप एक आधुनिक सोच वाले व्यक्ति हैं, लेकिन बेटी के विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाकर कायरता का परिचय देते हैं। उन्हें अपनी बेटी के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसके लिए एक योग्य शिक्षित वर की तलाश करनी चाहिए थी। समझ आ गया आपको यहाँ तक के प्रश्न? अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? ठीक है, बैकबोन। उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। नंबर 1, शंकर एक दकियानूसी विचारों वाला लड़का है। ठीक। नंबर 2, वह कायर है, वह डरपोक है, उसका कोई निजी व्यक्तित्व तो नहीं है, वह अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। वह क्या करता है? अपने पापा के पीछे पीछे चलता रहता है, जैसा पापा बोलते हैं वैसा करता रहता है। तो यानी इतना बड़ा होने के बाद भी वो अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तीसरा नंबर है, वह चरित्रहीन भी है। लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह एक बार पकड़ा भी जा चुका है। नंबर 4 है, वह शारीरिक रूप से भी कमजोर है। उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, इसलिए वह सीधा भी नहीं बैठ सकता। और जो व्यक्ति अपना ही शरीर का बोझ नहीं उठा पा रहा, तो वो दूसरे का बोझ क्या उठा पाएगा? ठीक है, दूसरे परिवार की लड़कियों को ब्याह कर तो ले आएगा, लेकिन उसका अब कम पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए उसे, तो उसका बोझ कैसे उठाएगा? तो ये सारी कमियां उमा जो है वो शंकर के अंदर गिनवाती है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बताइए, शंकर जैसा लड़का चाहिए या उमा जैसी लड़की चाहिए? यही पूछा है इस प्रश्न में। इसका उत्तर है, समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, क्योंकि वह दृढ़ संकल्पी, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली साहसी लड़की है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दहेज लोभी और ढोंगी दोहरी मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखा सकती हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय दशा तब तक रहेगी जब तक नारी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाएगी। उमा जैसी लड़कियां ही देश और समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकती हैं। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज व देश के लिए अभिशाप की तरह हैं। ये नारी को कुछ नहीं समझते तथा समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। ठीक है, तो शंकर जो है वो युवा वर्ग का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, और अगर ऐसा हमारा युवा वर्ग होगा तो समाज तो क्या, समाज या देश हमारा क्या प्रगति के पथ पर जा पाएगा? कभी नहीं। तो हमें उमा जैसे व्यक्तित्व वाला लड़की चाहिए होती है। समझ आ गया? अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी ही क्यों रखा गया है? कुछ और भी तो रख सकते थे। तो क्या ये सार्थक है? यही पूछा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि मानव शरीर को रीढ़ की हड्डी सीधा रखती है और उसे व्यक्तित्व प्रदान करती है। उसी तरह लड़का और लड़की दोनों ही किसी समाज व देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान ही हैं। नारी को कम समझकर हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए यह शीर्षक सर्वथा उचित है। प्रश्न नंबर 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? देखिए बहुत सारे पात्र हैं इसमें। उमा भी आई है, उमा की माँ प्रेमा भी है, राम स्वरूप भी हैं, गोपाल प्रसाद भी हैं, शंकर भी है और उनका नौकर रतन भी है। ठीक है, तो इतने सारे करेक्टर में से आपको कौन सा अच्छा करेक्टर लगा उसी के बारे में पूछ रहे हैं। एकांकी का मुख्य पात्र हम उमा को मानते हैं। हालांकि उमा बहुत कम समय के लिए आई है, लेकिन उमा ही
सबसे मुख्य पात्र है, क्योंकि उमा के विचार प्रभावशाली हैं। उसके विचार हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। नारी समाज को एक नई सोच व एक नई दशा प्रदान करते हैं। देखिए, उमा बहुत कम समय के लिए आई थी एकांकी में, लेकिन उसके विचार जो हैं वो बहुत ही मजबूत है, वो मजबूत इरादे वाली है। ठीक है। और उसके विचार इस तरह के हैं कि वो आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो जोर देती है स्त्रियों की शिक्षा पर, और एक स्पष्ट वादिता है, स्पष्ट कह देती है लड़के वालों को, डरती नहीं है, निडर लड़की है। ठीक है, तो यही हमारे एकांकी का मुख्य पात्र है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। देखिए, कैसा चरित्र है रामस्वरूप का, पहले बताते हैं। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। वह आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन एक मजबूर पिता भी हैं। वह स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, लेकिन अपनी बेटी के विवाह के लिए वह उसकी उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। बेटी को दिखावा व झूठ बोलने के लिए कहते हैं। इसी से पता चलता है कि वह एक डरपोक, कायर व एक विवश पिता है। अभी गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। वह बेहद चालाक, लालची व दकियानुसी व्यक्तित्व वाले हैं। स्वयं पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। जो वह शादी को व्यापार मानते हैं, और वह लड़के और लड़की में बहुत भेदभाव भी करते हैं। देखिए, गोपाल प्रसाद किस तरह के हैं कि वो एक बहुत ही लालची किस्म के आदमी है, दहेज लोभी आदमी है। और अपनी बेटी की, अपने पढ़े लिखे, मतलब उनका बेटा तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, और उसके लिए वो चाहते हैं बहुत कम पढ़ी लिखी बहू। क्यों? जिससे कि वो उस पर अपनी मनमानी कर सके, उससे घर के काम काज करा सके। इसलिए इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। अगला प्रश्न ये है, इसका उत्तर है, इस एकांकी यह एकांकी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है, एक शिक्षाप्रद एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह एकांकी लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाती है। नंबर 2, यह एकांकी दो मुही व्यक्तित्व वाले लोगों की को बेनकाब करती है। दो मुही व्यक्तित्व वाले मतलब दोहरी मानसिकता वाले, गोपाल प्रसाद जैसे। विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाती है। यह एकांकी लड़कियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करती है। ठीक है, इस एकांकी के माध्यम से क्या क्या उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि एक तो दहेज लोभी व्यक्ति निकल के सामने आ रहे हैं, और पता लग रहा है कि दहेज के कारण कैसे एक मजबूर पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाता है। एक लड़की के अधिकारों का पता लग रहा है, एक एक बेटी की मानसिकता का पता लग रहा है इस एकांकी के माध्यम से, और हमारा देश जागरूक हो रहा है। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलने चाहिए। स्त्री शिक्षा पर जोर देना चाहिए। नंबर 3, उन्हें हर क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार जाने की अनुमति व प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 4, नारी को दयनीय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और नंबर 5 है, परिवार तथा समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो बेटा, आप लोगों को मेरी ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।